डियर व्यूअर्स, फॉर द इंटरप्शन इंटरनेट प्रॉब्लम था, हम पहुंचे थे रेट्रोस्पेक्ट तक। उसके बाद आता है जी ई से इकोनॉमिक्स। वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक अफेयर्स कम ही पूछे जाते हैं सीएसएस में, ऑल्दो के सिलेबस में लिखा हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर पाकिस्तान के इकोनॉमिक इश्यूज पर एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। अभी तक वर्ल्ड इकोनॉमिक अफेयर्स पे कम ही आया है। इसके बाद है नेशनल लेवल पे भी एक करंट अफेयर्स होता है कि जिस तरह से अब आप सीएसएस 2018 की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो 2017 में क्या होता रहा पाकिस्तान में, मेजर इवेंट्स क्या हैं, इसका जो है जायजा लेना जरूरी है सबके लिए। और एंड पे है ट्रांसनेशनल। अगर आप एमएस वर्ड में जाके ट्रांसनेशनल वर्ड टाइप करते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं और सिनोनिम्स में जाते हैं तो सबसे पहला सिनोनिम आता है इंटरनेशनल, यानी कंटेम्परेरी अफेयर्स या इश्यूज क्या चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो ये है ब्रेकअप करंट अफेयर्स का। असल में करंट अफेयर्स कहते किसे हैं? यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब हम सीएसएस का जाने का इरादा कर लेते हैं तो हम शुरू में किसी से मिलेंगे, नॉर्मली जिस दोस्त ने दिया होगा उससे मिल लेंगे, एक आध सीएसपी से मिल लेंगे, किसी एकेडमी में पढ़ाने वाले टीचर से मिल लेंगे, और उसके बाद हम जस्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करके एक दफ़ा सिलेबस देखेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे और किताबें लेंगे और जाके पढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमें ये लगता है कि हम एकेडमी जाएंगे, हमें कोर्स पूरा करवा दिया जाएगा, सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा तो हमें सब कुछ आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। करंट अफेयर्स में अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो इसके सिलेबस को कम से कम 2 से 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ें। मैं याद करने का नहीं कह रहा, मैं पढ़ने का कह रहा हूँ। जब 2 से 3 दफ़ा आप पढ़ लेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस में, यानी कि आपके लाशऊर में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। इसके साथ साथ करंट अफेयर के जो 5 सालों के पेपर हैं पुराने, वो भी आपको पढ़ने हैं 2 से 3 दफ़ा, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो सके कि किस किस्म के सवालात करंट अफेयर्स में आते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये होता है, हम इश्यूज प्रिपेयर कर लेते हैं, हमसे मुराद कैंडिडेट्स इश्यूज प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन उन्हें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हैंडल नहीं करना आ रहा होता। और उसकी एक ही वजह है कि हमने क्वेश्चन पेपर्स पुराने देखे ही नहीं होते। स्टूडेंट क्लास में बैठा होता है, पूछ रहा होता है सर इस टॉपिक पे क्वेश्चन जो है किस तरह से आ सकता है। अगर तो कोई बहुत ही यूनिक टॉपिक है जिस पे कभी क्वेश्चन नहीं आया तो उसको तो ज़रूर पूछना चाहिए उस बारे में टीचर से कि इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है। लेकिन कम से कम करंट अफेयर की क्लास अटेंड करने से पहले स्टूडेंट्स को 5 साल के करंट अफेयर्स के जो पेपर्स हैं वो एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा पढ़ लेने चाहिए। अब मरहला आता है कि हम करंट अफेयर के टॉपिक्स कहाँ से तैयार करें। मैगजीन को पढ़ें, अखबार को पढ़ें, या फिर हम इसके अलावा किसी वेबसाइट को देखें, सोशल मीडिया को देखें। इट्स टू डिफिकल्ट। करंट अफेयर के लिए लोग बुक का पूछ रहे होते हैं। पहली बात आज के बाद अपने जहन में बिठा लें, करंट अफेयर के लिए कोई बुक होती ही नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स में चीज़ें बदल रही होती हैं, इसलिए इसके लिए बुक बनाना आसान नहीं है। करंट अफेयर्स में जो टॉपिक्स आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उनकी जो प्रेपरेशन है या उनका जो मटेरियल है वो यकीनी तौर पर न्यूज़पेपर से मिलता है, मैगजीन से मिलता है। कुछ मैगजीन हैं जो सीएसएस ओरिएंटेड हैं और कुछ इनसे हटकर हैं, उनसे मिलता है और ये तैयार हो रहे होते हैं। अब उसमें यहाँ पर एक पहलू मलूज़े खातिर रहे कि न्यूज़पेपर सब कहते हैं कि जी हम डॉन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में हमें ये नहीं समझ आ रहा कि डॉन पे तो हमारा 2-3 घंटे लग जाते हैं, अब सारा दिन हम डॉन ही पढ़ते रहें। लेकिन एक बात याद रखें, सीएसएस में स्पेसिफिक टॉपिक्स और इश्यूज आते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं आती, इंटरनेशनल लेवल पे भी सर्टेन इश्यूज आते हैं। बेहतर है कि अगर आप अखबार डॉन पढ़ें या द न्यूज़ पढ़ें या एक्सप्रेस ट्रिब्यून पढ़ें तो टोटल 6 पेजेस होते हैं एक सीएसएस कैंडिडेट को जो पढ़ने होते हैं अखबार से। अब वो कौन से 6 पेजेस हैं? फ्रंट पेज, बैक पेज, फिर एडिटोरियल और कॉलम्स वाला पेज, और उसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ का या एनालिसिस का जो 2 पेजेस, टोटल ये 6 पेजेस हैं। नॉर्मली डॉन जो न्यूज़पेपर है उसमें होते हैं 25 पेजेस, तो 25 में से 6 माइनस कर दें, 6 तो 19 माइनस हो जाते हैं और आपके पास 6 सिर्फ पेजेस
रह जाएंगे। आई होप कि अब आपके लिए आसान होगा न्यूज़पेपर पढ़ना। इसके बाद भी ये ज़रूरी नहीं कि जो 6 पेजेस हैं उनमें सब कुछ CSS कैंडिडेट के लिए पढ़ना ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आपने पहले से सिलेबस पढ़ा हुआ होगा 2-3 दफ़ा और क्वेश्चन पेपर्स भी देख रखे होंगे 2-3 दफ़ा एटलीस्ट, तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी खबर या कौन सा कॉलम या कौन सा एडिटोरियल आपके पढ़ने वाला है, आपकी एग्जाम की डोमेन में आता है और कौन सा नहीं। तो अगर मैं इस स्टफ की मैग्नीट्यूड देखूं जो डेली बेसिस पे एक कैंडिडेट को अखबार से पढ़ना है फॉर द करंट अफेयर, फॉर द पाक अफेयर एंड समहाउ एज फार एज मटेरियल इज कंसर्न्ड फॉर द एसे एंड अदर पेपर्स, वो टोटल कोई 2 पेजेस का बनता है, क्योंकि तमाम पेजेस पे सब कुछ पढ़ने वाला होता ही नहीं है। आइडेंटिफाई आप तभी कर पाएंगे अगर आपने सिलेबस 2 से 3 दफा पढ़ा हुआ होगा और आपने पुराने पेपर्स भी देखे हुए होंगे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि क्या करना है। मैंने कुछ टॉपिक्स आप लोगों के लिए निकाले हैं जो मैं दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इंटरनेशनल टॉपिक्स की बात करूंगा। नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर बिल्डअप जो हो रहा है, ये इस वक्त एक बहुत हॉट इशू है। जब लास्ट ईयर 2016 था तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की डोमेन में इंटरनेशनल लेवल पर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मीटिंग हुई थी एनुअल, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इशू था इंडिया और पाकिस्तान की मेंबरशिप टू द NSG। मुमकिन नहीं हो सका, ना इंडिया को मेंबरशिप मिली ना पाकिस्तान को मेंबरशिप मिली, बट दैट इशू इज नॉट डेड, दैट कैन ऑल्सो कम इन टू द करंट अफेयर और इन इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 और 2। इसके साथ साथ नॉर्थ कोरिया का इशू। अब जब नॉर्थ कोरिया का इशू हम देखते हैं तो इसको हमने किस एंगल पे देखना है। देखें, इसमें काफी सारे एंगल्स इन्वॉल्व हैं। अगर मैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी को देखूं तो ये एक कंटेम्प्रेरी थ्रेट है इंटरनेशनल सिक्योरिटी में, क्योंकि इससे न्यूक्लियर डेटरेंस के फ्रेजाइल होने का खतरा है। इससे जो ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम है वो उसका कंप्लीट एक फेलियर नजर आ रहा है। यानी ईरान का जो प्रॉब्लम है वो तो उन्होंने हल कर लिया 2015 में, 2013 से 2015 तक कॉन्टिन्यूस डायलॉग चला और प्रॉब्लम हल हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम नॉर्थ कोरियन प्रॉब्लम अभी तक हल नहीं हो सका। तो ये फेलियर है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रेजीम का। ये इसके 2-3 पहलू हो सकते हैं। इसका चौथा जो डायमेंशन होगा वो होगा कि पावर पॉलिटिक्स, यानी चाइना और रशिया का स्टांस क्या है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो अमेरिका का स्टांस क्या है। इस वक्त अमेरिका हेड ऑन है न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया के साथ। उसकी वजह ये है कि साउथ कोरिया सिंस द कोल्ड वॉर डेज एलाय है यूएस का। इसके साथ साथ ये कि गुआम एक नेवल बेस है जो कि बहुत करीब है कोरियन पेनिनसुला में ही वाक़या है कहीं पे। तो थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, जो न्यूक्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं नॉर्थ कोरिया के, उनसे डायरेक्टली यूएस को। अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कोई वाज़ेह स्ट्रेटजी या इसके लिए नहीं ला सकी कि इसको टैकल किया जा सके। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टिल दिसंबर। अच्छा, एक बात याद रखें, आपके करंट अफेयर के पेपर्स में जितने भी इवेंट्स आते हैं वो दिसंबर तक आते हैं। दिसंबर के बाद लेट्स से जनवरी 10 को कोई इवेंट हुआ तो वो नहीं आता, क्योंकि पेपर बन चुका हुआ होता है। लिहाजा आपने जिन भी इवेंट्स पे नजर रखनी है वो 1 जनवरी 2017 से लेके दिसंबर 2017 तक आपको नजर रखनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर अखबार जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ा तो उनको चाहिए कि अक्टूबर से अखबार जरूर पढ़ना शुरू करें टिल दिसंबर 31 दिसंबर। अगर किसी को डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ने में इशू है, वो टाइम मैनेज नहीं कर पाता या कर पाती, तो उसके लिए जरूरी है कि वो सिर्फ संडे को न्यूज़पेपर पढ़े। अब संडे को न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाएगा? द न्यूज जो होता है संडे का, TNS उसे कहते हैं, द न्यूज संडे, उसमें तकरीबन 10 पेजेस स्पेशल आते हैं जो कि स्पेशल स्टोरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते पहले जो द न्यूज संडे आया उसमें स्पेशल रिपोर्ट कैटेगरी के जो 2 पेजेस थे, फाटा रिफॉर्म जो कि एक हॉट इशू है पाकिस्तान के करंट अफेयर्स का आजकल, वो बहुत डिटेल में बयान किया गया है और उसके तमाम एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं, एटलीस्ट 4 से 5 राइटअप्स देके। तो इस तरह का एक पेज जब आपको मिल जाता है तो आपका पूरा टॉपिक सॉल्व हो जाता है और आपको किसी किताब को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। CSS इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, स्मार्ट स्टडी
इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क। सो जितना टाइम बचा सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं उसको करें। जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते उन्हें चाहिए कि वो संडे का द न्यूज़ जरूर पढ़ें। संडे के द न्यूज़ में इसके अलावा 4 पेजेस होते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के, 2 पेजेस होते हैं डायलॉग के, 2 पेजेस होते हैं स्पेशल रिपोर्ट के। कॉलमिस्ट में देखें, कॉलमिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखते हैं। अगेन मैं एक बात कहूंगा, आपको अपनी CSS डोमेन से रिलेटेड रहना है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अयाज अमीर साहब का कॉलम पढ़ रहे होते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम या कंसर्न नहीं है अयाज अमीर साहब से, लेकिन वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल एरेना पे ज्यादा लिखते हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं है CSS की डोमेन में। आपको उन कॉलमिस्ट को या उन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, उन पे जो कॉलम्स आते हैं जो आपकी डोमेन से रिलेटेड है। अगेन ये आपको किस तरह पता चलेगा, अगर आप करंट अफेयर का सिलेबस और उसके क्वेश्चन पेपर्स दोबारा पढ़ चुके होंगे। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे यूरोप में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है और यूरोप का क्वेश्चन अगेन करंट अफेयर में भी आ सकता है और IR में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रेक्सिट, दैट इज अ बिग शॉट। इसने यूरोपियन यूनियन का जो फ्यूचर है उसके ऊपर काफी सवाल उठा दिए हैं। पता नहीं हो भी पाता है जिस तरह से ये डिजाइन किया गया है या समझा गया है या नहीं, ये अभी देखना है। लेकिन ब्रेक्सिट और इसका इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन यूनियन का फ्यूचर एज फार एज ब्रेक्सिट इज कंसर्न, ये देखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जर्मनी में और फ्रांस, ये 2 इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर्स हैं, इनके यहाँ नया इलेक्शन हुआ है, नई रेजीम आई है। जर्मनी में एंजेला मेर्केल की रेजीम दोबारा आ गई है 3री दफा, लेकिन फ्रांस में बिल्कुल नई गवर्नमेंट आई है। तो इससे यूरोपीय यूनियन की पॉलिटिक्स पे और यूरोप की ओवरऑल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। इसके बाद है पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। अब यूरोप इसके साथ है, इस एग्रीमेंट का फॉलो अप करना चाहता है और इसको इम्प्लीमेंट करने में इंटरेस्टेड है। जबकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई है और ट्रंप की जो अगर हम इलेक्शन कैंपेन देखें वो हमेशा से अगेंस्ट रहा है क्लाइमेट चेंज। पेरिस में जो एग्रीमेंट हुआ 2015 दिसंबर में, इसके फ्यूचर पे भी सवालिया निशान आ गया है। अब हम आते हैं पावर कंपटीशन बिटवीन US एंड चाइना इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी 2016 में बहुत हॉट इशू था, इस पे क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं। 2016 के भी कुछ मेजर इश्यूज इस दफा पूछे जा सकते हैं। तो साउथ चाइना सी पे जो पावर कंपटीशन है बिटवीन चाइना एंड US, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इशू को आप जरूर देख लें, इसको पढ़ लें। इसका एक एंगल तो ये है कि इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में जो हेजमनी की वॉर है बिटवीन US एंड द इमर्जिंग सुपर पावर ऑफ द फ्यूचर दैट इज चाइना, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। फिर उसके बाद रोहिंग्या का जो इशू है तो ये रीजनल लेवल पे, यानी साउथ ईस्ट एशियन पे। आसियान देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन के बाद सबसे सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सामने आई है, लेकिन रोहिंग्या इश्यूज पर आसियान कुछ भी नहीं कर पाई। और जो रीजनल पावर्स हैं लाइक चाइना, वो भी साइलेंट हैं इस इशू पे। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे ये इशू इस तरह से सामने आ रहा है, एक अभी कमेंट आया था कि जी IR को किस तरह से रिलेट किया जाए करंट अफेयर के इवेंट के साथ या वर्ल्ड अफेयर के इवेंट्स के साथ। तो देखें, जब हम IR के पर्सपेक्टिव में लेके चलेंगे ना रोहिंग्या इशू को, तो हम ये कहेंगे कि UNO जो है वो डिसफंक्शनल हो गई है, बिल्कुल एक किस्म की रिडंडेंट हो गई है। UN ना तो इस पे कोई सब्सटेंशियल स्टेप्स ले सकी है और ना ही अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल में कोई सब्सटेंशियल रेजोल्यूशन इस पे आई है। मींस UNO remain unable to provide any kind of justice as far as human rights violation are concerned, either in Kashmir or in Palestine or in the Myanmar. Even जो नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है वहाँ की लीडर को, वो भी अब क्वेश्चनेबल हो चुका है। इसके बाद हमारे पास इशू है वन बेल्ट वन रोड, जो इनिशिएटिव है चाइना का, उसकी समिट हुई है इसी साल मई में। तो ये चाइना का सबसे पावरफुल इम्प्रेशन था पूरी वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में और ये शो करने में कि अब एक और पावर सेंटर आ गया है। अब सिर्फ यूनिपोलैरिटी नहीं है बल्कि एक इमर्जिंग या एवॉल्विंग मल्टीपोलैरिटी भी है। पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स जो कि बाय वन वे और अनदर वे हिस्सा हैं
वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 3 दिन तक ये समिट चली। ये चाइना की पॉलिटिकल पावर का बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन था। आप अगर गुफ्तगू पे गौर करें तो मैं आपको दोनों एंगल बता रहा हूं कि आईआर को आप करंट अफेयर्स के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं। जब मैं टिपिकली आईआर की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं तो दैट मीन्स इट बिकम्स ए कॉन्सेप्चुअल इशू। जब मैं सिर्फ एक इशू का नाम लेके बता रहा हूं तो दैट इज ओनली ए करंट अफेयर इशू। So please do focus on the choice of words which I am deliberately using for you people to make you understand how to utilize the overlap of international relations into current affairs. Then comes the Kurdistan question. Recently कुर्दिस्तान में एक रेफरेंडम हुआ और कुर्द के बारे में कहा जाता है वर्ल्ड ऑर्फन, यानी ये वो कम्युनिटी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है और इसके बावजूद इनके पास अपनी स्टेट नहीं है। और अब इन्हें जो डिस्टेबलाइजेशन हुई है इराक में अमेरिका की जो कैंपेन थी उसकी वजह से और फर्दर अरब स्प्रिंग का जो रिजल्ट निकला सीरियन कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में, सीरियन डिस्टेबलाइजेशन की फॉर्म में, उसका फायदा उठा के इन्होंने सीरियन पोर्शन जहां पे कुर्द रहते हैं और जो इराकी एरिया है जहां पे कुर्द रहते हैं उनको कंबाइन करके एक डिफेक्टो मीन्स जिसको लीगली और पॉलिटिकली इंटरनेशनल लेवल पर, यूएन के लेवल पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो फिजिकली तो एग्जिस्ट करता है, लीगली एग्जिस्ट नहीं करता। ये कुर्दिस्तान स्टेट उन्होंने बना ली हुई है। लेट्स सी इसका फ्यूचर क्या होता है। लेकिन कुर्दिस्तान जो प्रेजेंट मिडिल ईस्ट का मैप है ये फर्स्ट स्टेप है, बारिश का पहला कतरा है मिडिल ईस्ट के नए, एक न्यू मिडिल ईस्ट की तरफ, एक नए मिडिल ईस्ट की तरफ। क्योंकि 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चली और जब ये वर्ल्ड वॉर एंड हुई तो ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गई। जब ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गई तो नया मिडिल ईस्ट बना, यानी आज जो हम सीरिया देखते हैं वर्ल्ड मैप पे, जॉर्डन देखते हैं, इराक देखते हैं, ये सब पैलेस्टाइन देखते हैं, ये सब हिस्सा थे ऑटोमन एम्पायर का। लेकिन कुर्द्स की मूवमेंट बहुत पुरानी है। हाँ, इसमें कभी बूम ज्यादा आ जाता है और कभी कम, लेकिन इन्हें मौका अब मिला है ड्यू टू द यूएस डिजाइंस एंड इन रिजल्ट जो डिस्टेबलाइजेशन हुई इराक में और सीरिया में अरब स्प्रिंग के नतीजे में, उसकी वजह से इस मौके का इन्होंने भरपूर फायदा उठाया है। कुर्द बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, इसलिए भी इन्हें टैकल करना बहुत मुश्किल है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मिडिल ईस्ट के पर्सपेक्टिव में आ सकता है करंट अफेयर्स में। रेट्रोस्पेक्ट मैंने पहले जिक्र किया था ना बैकग्राउंड, तो अब मैंने एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड आपको बता दिया है ऑटोमन एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको भी इतना ही ब्रीफ बैकग्राउंड पता होना चाहिए, बैकग्राउंड के ऊपर पूरी बुक नहीं पढ़नी हर टॉपिक। Then comes Syria and Yemen crisis. They are still important hot spots in the region, which can become in any way into the question. अब इंटरनेशनल लेवल को हम एक और एंगल से देखते हैं, वो है सुपर पावर्स का एंगल। इस साल 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज अ न्यू गवर्नमेंट इन द यूएस, उसकी नई फॉरेन पॉलिसी आई है। तो जो ट्रंप की पॉलिसी है टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट, towards South Asia, towards Asia Pacific, that matters a lot. ट्रंप ने सबसे जो पहला विजिट किया है वो किया है सऊदी अरेबिया और वहां पर उसने डील क्रैक की है अप्रोक्सीमेटली $350 बिलियन की। तो इट मींस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अगेंस्ट जा रही है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के, क्योंकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के साथ, बाकी सुपर पावर के साथ मिलकर जो डील की तो उससे ईरान की सैंक्शंस रिमूव हुई हैं, लेकिन उससे सऊदी अरब और इजराइल अमेरिका से नाराज हो गए थे। तो ट्रंप ने पूरी कोशिश की है कि जो उनका एक एलाय उनके हाथ से निकल रहा है तो वो उन्हें वापस मिल जाए या उनके साथ ही रहे, क्योंकि वो इस सऊदी अरब के यूएस के साथ ना होने की इम्प्लीकेशंस या उसके लॉसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द बेनिफिट्स एज फार एज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न। साउथ एशिया के लिए कुछ अर्सा पहले, 2-3 महीने पहले नई पॉलिसी दी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। अगेन वी आर इन द लाइमलाइट एज वेल एज वी आर इन द लाइन ऑफ फायर। 2 दिन पहले ही यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने पाकिस्तान का सिर्फ 4 घंटे का विजिट किया, जिसने एनालिस्ट को याद दिलाई इनके फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का, उसने भी 4 ही घंटे का विजिट किया था ईयर 2000 में।
और उन्होंने कहा, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, कि अमेरिका चाहता है कि जो कंडीशन बेस्ड पॉलिसी है प्रेसिडेंट ट्रंप की, पाकिस्तान जो है उसमें कॉपरेट करे, यानी जो वो चाहते हैं वो करे, अदरवाइज खुदा हाफिज। फिर नताइज के लिए तैयार रहें हम। फिलहाल तो मतलब यही समझ आया, लेकिन हम ऐसा पेपर में तो नहीं लिखेंगे, पेपर में उसको हम एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्राफ्ट करेंगे। लेकिन यूएस फॉरेन पॉलिसी इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट है, उसको ब्रेक करके रीजन वाइज आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर्स के पेपर के लिए। ज़रूरी नहीं कि वो करंट अफेयर में पूछा जाए, वो पाक अफेयर में भी पूछ सकता है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स यूएस और पाक यूएस रिलेशन और इन एनी फॉर्म, या फिर वो पूछ सकता है आईआर के अंदर भी पेपर 2 में। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा रीजनल इश्यूज जो मैंने जॉट डाउन किए आपके लिए। साउथ एशिया में क्या हुआ है जी 2017 में? सार्क, कैंसलेशन ऑफ सार्क समिट हुई है, अगेन बिकॉज ऑफ इंडो पाक रिवलरी। फिर है जी इंडो यूएस एंड इंडो अफगान नेक्सस वर्सेस चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान। ये अब 2 नए अलाइनमेंट्स बन गई हैं रीजन में। आपके उसमें लिखा हुआ है ना, पाकिस्तान एंड रीजन एंड पाकिस्तान एंड रीजनल ऑपरेटर्स एंड पाकिस्तान रोल इन रीजन। तो यहां पर ये वही वाला डायमेंशन है जो मैंने मेंशन किया है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस अलायंस का हिस्सा प्रैक्टिकली बन चुका हुआ है वो है रशिया का और चाइना का, और ऑन द अदर हैंड इंडिया और यूएस का और अफगानिस्तान का नेक्सस डेवलप हुआ है, और इनमें कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों ही बड़ा विजिबल नजर आ रहा है। फिर आते हैं जी अफगान पीस प्रोसेस। अफगान पीस प्रोसेस बहुत ही अनलकी है। वो जब शुरू होता है तो 1 महीने से ज्यादा सस्टेन नहीं हो पाता। कोई कैजुअलिटी, कोई डेथ, कोई असैसिनेशन, कोई अटैक, टेररिस्ट एक्टिविटी ऐसी होती है कि फिर वो फॉर द 6 मंथ और फॉर ईयर्स डीरेल कर देती है। पाकिस्तान क्यों कंसर्न है? बिकॉज पाकिस्तान इज द स्टेक मेजर वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर एज फार एज अफगान इशू इज कंसर्न। और हम क्योंकि पाकिस्तान में सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते हुए याद रखना है और उसको बयान करना है। इसके बाद है जी कुलभूषण जाधव का जो इशू आईसीजे में फेस ऑफ हुआ, यानी आमना सामना और एक किस्म की आर्ग्यूमेंट्स की वॉर हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। दैट वाज लीगल आर्ग्यूमेंट एंड इट हैज नॉट एंडेड येट। ये इंटरनेशनल लॉ में भी पूछा जा सकता है, आईआर में भी पूछा जा सकता है और करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है। अब मैं आपको इधर एक टिप देने चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव में कुलभूषण जाधव वाला जो इशू है आईसीजे में वो बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया, और इत्तेफाक से करंट अफेयर का पेपर तो पहले आता है ना इंटरनेशनल लॉ से, तो वो आप पेपर दे रहे हो, उसमें ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो आप डिफरेंस यूं क्रिएट कर सकते हैं कि जो आपने इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से तैयारी की है इस टॉपिक की, आप वही पर्सपेक्टिव मेंशन कर दें करंट अफेयर्स में, तो दैट विल गिव यू एन एज। और अगर इंटरनेशनल लॉ में आएगा तो इवन देन इट इज फाइन, राइट? सो ये एक टिप है। कितने लोग हैं जो हॉल में बैठे हुए होंगे और अगर उन्हें आता भी होगा इंटरनेशनल लॉ वाला पर्सपेक्टिव, लेकिन वो इस टेक्निक या इस टिप को यूटिलाइज कर पाएंगे, उसे दे रहे होंगे, मेंशन कर रहे होंगे अपने एनालिसिस में। उसके बाद है जी हमारे पास पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेड विद ईरान। अभी तक उस पर कोई नहीं है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात इस तरह के चल रहे हैं, ये नहीं समझ आ रही कि नाराज हैं या खुश हैं, दोस्ती है या दुश्मनी है, समझ नहीं आ रही, ना उन्हें आ रही है ना हमें आ रही। तो एम्बिग्यूटी है, इसको हम कहेंगे एम्बिग्यूटी है। ये एम्बिग्यूटी क्यों है, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ईरान और इंडिया मिलके चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। इसके बाद ऑल्दो ये पुराना टॉपिक है, जो गैस पाइपलाइंस है ईरान पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, लेकिन शायद ये भी आ जाए। पर ये मैं फाइनली जब जनवरी में बताऊंगा आपको कि करंट अफेयर के कौन से टॉपिक्स ज्यादा हॉट फेवरेट हैं फॉर द 2018, उसमें मैं ज्यादा आपको बेहतर अंदाज से बता सकूंगा। लेकिन इस वक्त जो मैंने जॉट डाउन किए वो यही है। कैटलोनिया एंड स्कॉटिश नेशनलिज्म इन यूरोप, अगेन आईआर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन पिछले साल आईआर में आ चुका है। बट एट द सेम टाइम ये करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नेशनलिज्म की वजह से ही स्कॉटलैंड का और कैटलोनिया का इशू है। और नेशनलिज्म was a horrible dream
फॉर द यूरोप एज फार एज यूरोपियन हिस्ट्री इज कंसर्न। वहाँ पर इतनी वॉर जो विद इन यूरोप में, स्पेशली वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2, उसका एक मेजर कॉज नेशनलिज्म भी था। तो इसलिए यूरोपियंस को बड़ा डर लगता है नेशनलिज्म से। तो लेट्स सी जो अभी 21st सेंचुरी का नेशनलिज्म है वो किस तरफ जाता है। अजान के लिए हम थोड़ा सा पाज लेंगे। जी, तो अजान खत्म होगी। अब पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनसे मुतालिक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन से रिलेशंस इस दफ़ा के लिए इम्पोर्टेंट है। देखें, पहली बात तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशंस में। फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि फॉरेन रिलेशंस एक स्टेट कंडक्ट करने के लिए बनाती है, और फॉरेन पॉलिसी पे अगर क्वेश्चन आता है तो दैट मीन्स आपने पॉलिसी एनालिसिस देना होता है। आपने उस स्टेट के हर कंट्री के साथ, हर स्टेट के साथ ताल्लुकात की डिटेल नहीं बतानी होती। लेकिन जब हम बात करते हैं ना फॉरेन रिलेशन, तो वहां पे स्पेसिफिक हो जाता है, लाइक पाक यूएस रिलेशन, लाइक पाक रशिया रिलेशंस, लाइक पाक इंडिया रिलेशन। तो वहां पर स्टेट स्पेसिफिक होती है कि आपके रिलेशन किन के साथ कैसे हैं। आपके जो 4 नेबर्स हैं, चाइना, ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ऑल्दो के इन पे क्वेश्चन 2016 और 15 में आ चुके हैं, बट इवन देन these 4 neighbors, relations of Pakistan with these 4 neighbors are important for current affairs as well as for Pak affairs. उसके बाद आ जाता है सुपर पावर्स के या ग्रेट पावर्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान के रिलेशन विद यूएस एज वेल एज विद रशिया, क्योंकि रशिया के साथ हमने रिविजिट किए हैं और अब एक न्यू डायमेंशन, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन आ गई है हमारी रशिया के साथ रिलेशन में। लास्ट ईयर वो आए और उन्होंने, उनकी स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान में ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की हमारी स्पेशल फोर्सेस के साथ, और इस साल पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस का एक ग्रुप वहां पे गया था और उनकी स्पेशल फोर्सेस रशिया में ज्वाइंट एक्सरसाइजेस की। सो इट्स अ न्यू टर्न इन पाक यूएस रिलेशन, और जो कुछ हो रहा है बिटवीन पाक यूएस रिलेशन में वो भी न्यू टर्न्स ही हैं। फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नाउ फाइनली पाकिस्तान गॉट आफ्टर 4 इयर्स ए फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर। सो कॉन्सेप्चुअली भी सवाल पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि फॉरेन मिनिस्टर के आने के बाद आपको क्या चेंज नजर आया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। अब मैं मजीद अगर पॉलिटिकल साइड पे आऊं, क्योंकि बहुत बम्पी ईयर रहा है 2017, पॉपुलिज्म वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म। पॉपुलिज्म से मेरी मुराद यहाँ पर ये है कि जो पनामा वाली वर्डिक्ट आई है और उसके बाद जो पॉलिटिकल लैंडस्केप डेवलप हुआ जलसे जुलूसों का, रैलीज का, तो दैट कम्स अंडर पॉपुलिज्म। और फिर जुडिशियल एक्टिविज्म इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, लेकिन जो भी कुछ नैब में बाद में होना है उसको भी ओवरसाइट उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मौजूद है। स्पेशली एक जज अपॉइंट किया गया है टू सुपरवाइज द होल प्रोसीजर ऑफ ट्रायल अंडर नैब। तो हम तो इसको कॉन्सेप्चुअली देख सकते हैं ना करंट अफेयर्स में। तो पॉपुलिज्म वर्सेस जुडिशियल एक्टिविज्म, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड अगेन डेमोक्रेसी, इनका फ्यूचर या इनकी परफॉर्मेंस से मुतालिक सवाल आ सकता है। अगेन पावरलेस लोकल गवर्नमेंट्स बना तो दी गई हैं, इलेक्शन भी करवा दिए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ट्रांसफर ऑफ पावर्स के इश्यूज चल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ फंड्स के इश्यूज चल रहे हैं, और जो छोटे सूबे हैं या जरा बैकवर्ड हैं या उनके यहाँ सिक्योरिटी चैलेंजेस ज़्यादा हैं, लाइक बलूचिस्तान और केपी के, वहाँ पर परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर है लोकल गवर्नमेंट जो बनाई गई हैं एज कम्पेयर टू पंजाब एंड सिंध, जो कि बड़े प्रोविंसेस हैं और फेडरल गवर्नमेंट्स भी रन करते रहे हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स स्टिल अ फार क्राई। इलेक्टोरल रिफॉर्म
वो नहीं जो रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी जिसकी इशू पे सिटिंग्स हुए थे 2014 में, धरना हुआ था कि जी फ्री एंड फेयर नहीं है इलेक्शन का प्रोसीजर। तो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है जनरल इलेक्शन का, उसको किस तरह से फ्री एंड फेयर बना सकता है, इसके ऊपर अभी तक कोई लेजिस्लेशन नहीं हो पाई। और तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इज अगेन ए हॉट टॉपिक। उसके बाद आ जाता है जी सिविल मिलिट्री रिलेशन, जो डिवाइड है नॉन लीग से शुरू हुई है। उसके बाद कुलभूषण जाधव का इशू है, एंड देयर आर मोर अदर इश्यूज टू। सिविल मिलिट्री अभी तक इस पे क्वेश्चन कोई नहीं आया, लेकिन चूंकि ये सिलेबस का हिस्सा है पाकिस्तान अफेयर्स में, तो इसका क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर्स में भी आ सकता है और करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। फाइनली लोकल साइड पे, नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक चैलेंजेस टू पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख का बदतरीन जो है ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा है, और हमारा डेट भी बढ़ गया है, सर्कुलर डेट भी बढ़ गया है। तो इकोनॉमी की कोई कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखें, करंट अफेयर को क्रैक करने का पहला तरीका तो यह है कि आप सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ें। न्यूज़पेपर की हद तक मैंने आपको सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ने का तरीका बता दिया है। अगर आप मजीद देखना चाहते हैं कि आपको टीचर का रिकमेंडेड सिलेक्टेड मटेरियल मिले, तो मेरा पेज है करंट अफेयर्स फॉर CSS, c.affairs for CSS। मैं इसका इमेज भी अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर बाद, आप उसको लाइक कर सकते हैं। वहां पर मटेरियल यानी सिलेक्टेड आर्टिकल्स फ्री अवेलेबल होते हैं, और IR का भी पेज मौजूद है। बैकग्राउंड के लिए देखें, कुछ चीजें ऐसी बुनियादी हैं, फंडामेंटल हैं, कि जिनका पता होना हर न्यू बिगनर CSS कैंडिडेट को जरूरी है। मिसाल अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किंगशिप से डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। इसी तरह से वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 का भी एक ब्रीफ बैकग्राउंड पता होना चाहिए, नॉनलेस ऑफ द फैक्ट कि IR रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ। तो आप सारे लोग ही बिगनर हैं, आप लोग अखबार पढ़ते हैं CSS के लिए। जब आप CSS का डिसीजन ले लेते हैं, पहले आदत नहीं होती, और जब अखबार पढ़ने की आदत नहीं होती या करंट अफेयर वाला स्टफ पढ़ने की आदत नहीं होती, तो लिखने की भी इसी तरह आदत नहीं होती। हमारे जहन में बात होती है, लेकिन हम उसको बयान नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि हमारी लिखने की हैबिट नहीं होती। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिखें और लिखा हुआ चेक करवाएं। मेरे पास टेस्ट सेशंस भी अवेलेबल हैं, और करंट अफेयर की कोचिंग का सेशन भी अवेलेबल है, और ये वाली चीजें और भी एकेडमीज में अवेलेबल हैं। सो प्रैक्टिकल अप्रोच यही है कि आप इशू ओरिएंटेड चलें। ये देखें, ग्रीड इज कर्स, 5वीं क्लास में आपने स्टोरी पढ़ी थी, लालच बुरी बला है। तो प्लीज इससे जरा अवॉइड करें कि एक आपको ऐसे जो प्रोग्राम्स मिल रहे हैं ना, जहां पर एक ही साथ आप 6, 7, 8 सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, तो आप जस्टिस नहीं कर सकते उसके साथ। आपको चाहिए कि 2 सब्जेक्ट्स एटलीस्ट आप चलाएं, और उसके बाद जो है आप टेस्ट दें, या कोचिंग 2 की ले चुके हैं तो फिर फर्दर 2 की ले लें। इस तरह से चलें, एकदम 6 to 8 सब्जेक्ट्स की कोचिंग ना लें, दैट इज क्लॉसल, और फिर समझ नहीं आता, रिजल्ट वैसा ही होता है जैसा कि 2017 का आया है। अब मैं आपको एक बुक दिखाने जा रहा हूं जो कि बेसिक्स मींस जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वर्ल्ड के, उनका बैकग्राउंड आपको इतना दे देगी कि आपको नो हाउ हो, पता हो कि हुआ क्या था। ये आई थिंक 8th क्लास या 7th क्लास में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की प्रिंटेड बुक है, लगवाई जाती है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में, बट इट वर्क्स वेल फॉर द CSS एस्पिरेंट्स, कि उन्हें जो बेसिक नॉलेज चाहिए होता है। बुक का ये है टाइटल, देख लें आप। इसका बज़ाहिर नाम है ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, बट इसका फर्स्ट पोर्शन डील करता है वर्ल्ड हिस्ट्री से, और दूसरा पोर्शन डील करता है पाकिस्तान की हिस्ट्री से। तो मैं आपको इंटरेस्टेड हूं वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन दिखाने में। ये देख लें, द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एनलाइटनमेंट एरा, फिर हमारे पास आ रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेपोलियनिक वॉर्स, देन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फार्मिंग रेवोल्यूशन आया, फार्मिंग रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इसने ट्रांसफॉर्म किया। आजकल फिर ग्लोबलाइजेशन ने भी ट्रांसफॉर्म बहुत कर दिया। द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद स्पेशली द वर्ल्ड इन 1900, यानी 20th सेंचुरी जब शुरू हुई तो वर्ल्ड क्या थी? वर्ल्ड वॉर 1, और इसी तरह से है वर्ल्ड वॉर
वन का जो आफ्टर इफेक्ट्स है, रशिया शामिल है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जिनका बैकग्राउंड आपको रिक्वायर्ड है वो इस बुक में अवेलेबल है। अगर आप क्लास 7 की बुक लेंगे ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान, तो उसमें एजेस का लिखा है, यानी कि एज ऑफ रोमन्स, और इस तरह से जो रोमन एज से पहले काम होता था, प्लेटोनिक जो दौर था, और उसके बाद जो भी अदवार गुजरे, मुख्तलिफ जो एजेस गुजरी हैं वो है मेंशन। और अगर आप 8th क्लास की बुक ले लेंगे ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान, तो उसमें ये अवेलेबल है। ये आपकी बेस बना देगा। आपको पता होगा कि ये जिस मौजूदा दुनिया में आप रहते हैं और इधर जो पॉलिटिकल सिस्टम्स चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम चल रहे हैं, उनकी बेस क्या थी, किस तरह ये सिस्टम डेवलप हुए, राइट। तो जो भी आपके कमेंट्स अब तक आ चुके हैं, मैं उनको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा इन पर्सन। अभी थोड़ी देर बाद जब ये टॉक खत्म हो जाएगी तो मैं कुछ इमेजेस भी लगा दूंगा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज में लगाऊंगा ब्रेन स्टॉर्मिंग या माइंड मैपिंग का। अगर आपको कोई ऐसा सवाल आ जाए पेपर में जिसको देख के आपको लगे कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, या फिर जो उसका एंगल पूछा गया है वो देख के लगे कि ये मुझे नहीं आता, तो आपको क्या करना है, किस तरह से उसको टैकल करना है। ये इमेज है एक ब्रेन स्टॉर्मिंग का कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या है इंटरनेशनल रिलेशन में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इसके क्या क्या एंगल बन सकते हैं। आप इमेज देखेंगे वाज़ेह हो जाएगा, जो आपकी क्यूरीज फर्दर होंगी वो एड्रेस कर दी जाएंगी। टाइम थोड़ा है, क्वेश्चन पेपर्स में डिस्कस नहीं कर सका, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो टॉक आएगी उसमें मैं करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा और आईआर के भी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, और आपके साथ ये भी डिस्कस कर लूंगा कि इनको टैकल किस तरह से करना है। जब क्वेश्चन हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको बता सकूंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर कितना लेंथी होना चाहिए। बट एक बात याद रखें, कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, इट वेरीज। एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक नया सेशन शुरू होना है करंट अफेयर्स का। अगर आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। मंडे को हमारे पास शाम 3 बजे से 5 बजे एक स्पेशल लेक्चर है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। यू पीपल कैन अटेंड फ्री लेक्चर, राइट। थैंक यू वेरी मच।